अच्छा, तो जैसे वैभव ने बताया कि वैभव एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थे और उनके करीब 75 के आसपास परसेंटेज बने थे 12 के अंदर। लेकिन तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो बीटेक के अंदर एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। विजय बैच का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि वहाँ पर हम लोग थ्योरी पे फोकस नहीं करते, मैनली नए नए तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। सर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस की ही थी और इसीलिए मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट बैच ये विजय बैच ज्वाइन भी किया था। तो उसमें क्वेश्चंस के क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मुझे इनफ थी इतनी। तो वैभव एक बात और बताइए कि अगर किसी नए बच्चों को हम बोला जाए कि शॉर्ट नोट्स बनाए तो जनरली उसको क्या लिखना चाहिए शॉर्ट नोट्स के अंदर, मतलब मेन मोटा मोटा पॉइंट क्या उसको लिखना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट वाला। तो आज हमारे साथ में है वैभव दुबे, जिन्होंने हाल में ही गेट 2024 के अंदर 86 रैंक लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो वैभव आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको और आपके पूरे परिवार को, क्योंकि हर थैंक यू स्टूडेंट का सर। सपना है कि गेट के अंदर टॉप 100 रैंक लेके आए, और आपने अपना वो सपना साकार कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है सर। एक्चुअली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एवरेज स्टूडेंट होके भी इतना मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वैभव सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से पास आउट हैं, आपने किस कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, और आपको गेट के बारे में किसने बताया, और गेट की प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट की थी। सर एक्चुअली मेरा ऐसा है स्टोरी कि मैं बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था। तो मेरे फ्रेंड्स में जितने भी लोग थे सबने 12th में अबव 85 या 90% स्कोर किया था। इनफैक्ट कुछ लोगों का आईआईटीज में सिलेक्शन भी हुआ था, बट मैं अकेला था जिसका इनफैक्ट बिलो 75% था। मेरा 73% 12th में आया था। तो वो मेरे लिए एक हार्ड पॉइंट था। वहां से मैंने ये मतलब फिक्स कर लिया कि ऐसा दोबारा बीटेक में नहीं रिपीट होना चाहिए, यहाँ से अब मुझे कवर करना है। तो सर जब मैं 2019 में मैंने यहीं गोरखपुर से एक लोकल प्राइवेट कॉलेज है केआईपीएम कॉलेज, वहां से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनरोल किया। और जब फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड पे था तो उस समय कोविड आ गया था। तो जब हाँ। सेकेंड ईयर हम लोग का स्टार्ट हुआ था तो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन पे ही मेरा फोकस था, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन में बहुत अच्छी हो नहीं पा रही थी। तो हम्म। मुझे यूट्यूब से ही सपोर्ट लेना था। तो यूट्यूब पे ही मैं आया और वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। क्योंकि टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे करते करते मेरा इंटरेस्ट आया और फिर मैंने क्वेश्चंस भी लगाए, पीवाईक्यूज भी परचेज किए, तो उसके क्वेश्चंस भी बन रहे थे धीरे धीरे। तो जब मैंने थर्ड ईयर में अपना पहला अटेम्प्ट दिया कि देखते हैं होता है कि नहीं, तब उसमें मेरा 4394 रैंक बनी थी इलेक्ट्रिकल में। वो मेरे लिए था कि मतलब वो रैंक अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझसे गेट का कट ऑफ क्लियर भी हो सकता है। तो हम्म। वो मेरे लिए मेन पॉइंट था। फिर उसके बाद मैंने और मेहनत की और फाइनल ईयर में कुछ मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से मैंने गड़बड़ किया था और पेपर भी हार्ड आया था। तो उसमें मेरा आईएन में अंडर 500 रैंक बना था, 445। तो उसके बाद मुझे पता था कि मतलब मेरी कुछ गिनी चुनी गलतियां जो मुझे पता है उसे अगर मैं रेक्टिफाई करूँ तो मैं एक अच्छा रैंक स्कोर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया और फिर वहां से मैंने जो है प्रिपरेशन करके विजय बैच के थ्रू मेरा इसमें इतना 86 इलेक्ट्रिकल में बना और आईएन में 126 रैंक बनी है। अच्छा, तो जैसे वैभव ने बताया कि वैभव एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थे और उनके करीब 75 के आसपास परसेंटेज बने थे 12 के अंदर। लेकिन तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो बीटेक के अंदर एक अच्छी रैंक लेके आएंगे, और अगर गीट के अंदर वो अपियर होते हैं तो गीट के अंदर वो टॉप 100 के अंदर लाके दिखाएंगे, और अल्टीमेटली उन्होंने अब ये कर दिखाया। तो सबसे पहले आप वैभव ये बताइए, जो अभी जो नए बच्चे हैं जो अभी गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, और नए जो बच्चे बीटेक में उनको कब से गेट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो मैथ्स और एप्टीट्यूड ऐसा है कि वो तो फर्स्ट ईयर से भी आदमी करते रहे तो बहुत ही अच्छा है। बाकी इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल और ये सब पढ़ा जाता है, तो अगर आदमी चाहे तो सेकंड सेम से या उसके बाद से नेटवर्क से और बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट जितना जल्दी कर दे उतना बेटर है। और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मैंने ये पर्सनली ये गलती की थी कि मैं जो डीपीपी सेशंस होते थे, प्रॉब्लम वाले सेशंस होते थे, मैं उसमें कुछ नहीं करता था, बस उसको 1.5 या 2x पे चलाता था, क्वेश्चंस नोट करता था, सॉल्यूशन एक बार ट्राई करता होता तो ठीक, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन भी कॉपी कर लेता था। तो उस वो बहुत एक खराब आदत मेरी हो गई थी, तो उसको मैंने इस बार काफी सुधार किया। तो उसी से एक्चुअली मेरी सिली मिस्टेक की आदत भी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इस बार मैंने नियर अबाउट 40 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, जिसकी वजह से मेरे सिली मिस्टेक काफी इंप्रूव हुए थे। तो बच्चों, जैसे वैभव ने बताया कि उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे उतना ही बेटर होगा। उसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया तो मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आप कर ही सकते हैं, और उसके बाद फिर आपके बेसिक सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, यानी नेटवर्क के कंट्रोल सिस्टम डिजिटल आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने 3 या 4 साल अपने अच्छी तरह से मेहनत कर ली तो आपके ऊपर क्या होगा, हर साल ज़्यादा पढ़ने का बर्डन नहीं आता है, और ये कि आप फाइनल ईयर तक आते आते एक बहुत अच्छा गेट स्कोर लेके निकल जाएंगे।
अच्छा भैया, आप मेरे को ये बताइए कि जो आप स्टडी करते हैं, मतलब जो आदमी गेट की तैयारी करता है कॉलेज के टाइम पर, तो गेट के एग्जाम के अलावा उसको प्लेसमेंट के अंदर भी हेल्प मिल सकती है, या अपनी सीजीपीए इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट हैं। तो अगर वो गेट की अच्छी तरह से तैयारी कर रहा है तो अपने सेमेस्टर के अंदर भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। यस सर, 100% उसकी गारंटी है। अगर आप अच्छा करेंगे तो क्लास में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तो आपके इंटरनल्स भी उससे सिक्योर हो सकते हैं अगर बाकी बच्चों को आउट परफॉर्म करेंगे क्लास में। और फिर एक्सटर्नल में तो उसका एडवांटेज एक अच्छे लेवल तक मिल जाता है, क्योंकि कई बार होता है जो गाइड बुक्स होती हैं उन सबों में भी सोल्यूशंस गलत रहते हैं, बट क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से गेट की प्रिपरेशन किया है कंसिस्टेंट होके, तो उसको अच्छी टेक्निकल नॉलेज होती है, तो भले वो गेट में थोड़ा बहुत भी डगमगा सकता है, बट वो सेमेस्टर में जल्दी डगमगाए ऐसा चांस बहुत कम हो जाता है। अदर सब्जेक्ट्स पे तो ध्यान देना पड़ेगा, बट जो मेन इलेक्ट्रिकल या किसी भी ब्रांच के सब्जेक्ट्स हैं, वो अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो सेमेस्टर में मतलब ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा वैभव, एक बात बताइए कि आप विजय बैच के स्टूडेंट रहे हैं गेट वाला के, क्योंकि गेट वाला ने खाली एक साल पहले ही ये स्टार्ट किया था अपनी जर्नी गेट वर्टिकल के अंदर। और विजय बैच के अंदर जितने भी फैकल्टी थे उन्होंने बहुत सारे नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई थी गेट एग्जाम के लिए। तो आपकी सफलता में गेट वाला का कितना योगदान रहा है? सर मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस की ही थी, और इसीलिए मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट बैच ये विजय बैच ज्वाइन भी किया था। तो उसमें क्वेश्चंस के क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मुझे इनफ थी इतनी कि इनफैक्ट मैंने कुछ लापरवाही भी की है, जैसे मैंने डीपीपीज थोड़े लापरवाही से सॉल्व किए या कुछ डीपीपीज छोड़े, तो उससे मेरे रैंक 86 आए, नहीं तो मुझे पता है ये सिंगल डिजिट भी आ सकती थी, क्योंकि पोटेंशियल था बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो सर बैच में तो कंटेंट हमेशा अच्छा रहता है, बट वो एक इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है कि वो उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो कंटेंट गेट वाला ने आपको प्रोवाइड किया वो मोर देन एनफ था गेट के अंदर अच्छी रैंक लाने के लिए, अगर बच्चा उसको भी रीड कर लेता है ढंग से, और जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप उसकी ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं। यस सर, श्योर है वो। अच्छा विभव, एक बात बताइए, आप जैसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, और इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो होती है कोर सब्जेक्ट और एक होती है नॉन कोर सब्जेक्ट। नॉन कोर सब्जेक्ट में तो बच्चा जनरली अच्छा स्कोर कर लेता है, जैसे इस बार भी नॉन कोर सब्जेक्ट में बहुत बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल की जो तीन मेन कोर सब्जेक्ट है, यानी पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है, क्योंकि उसमें आपको पूरा का पूरी कैलकुलेशन फेजर में करनी होती है, फेजर एडिशन, फेजर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट भी, इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें या पावर सिस्टम की बात करें, तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और बच्चों को उससे फियर लगता है, डर लगता है, मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कोर सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, खाली नॉन कोर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो आप नए बच्चों को ये बताइए कि कोर सब्जेक्ट को वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। सर सबसे मतलब कोर या नॉन कोर मतलब सिर्फ एक ही चीज है जो किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड बनवा सकती है, वो है एक अच्छी प्रैक्टिस। तो कोर पे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि कोर का सिलेबस भी बड़ा है, फॉर्मूलेज भी बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ी बात फॉर्मूलेज के किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं कोर सब्जेक्ट्स में। तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका बेस्ट है, प्रैक्टिस करें, शुरुआत में प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद उसको टाइम बाउंड करें, उसको पार्ट टेस्ट दे, सब्जेक्ट टेस्ट दे, मॉक टेस्ट दे। जैसे मैंने कई बार, ये पिछले 2 बार भी मैंने देखा था कि मैं पार्ट टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट को प्रोक्रेस्टिनेट कर देता था कि ठीक है बाद में दे दूंगा, उसको अवॉइड करता था, बट उसको देना चाहिए। तो अगर आदमी कंसिस्टेंट होकर प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, तब तो उसमें कोई भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोर हो या नॉन कोर हो। थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, बट उस हिसाब से आदमी प्रैक्टिस भी बढ़ा दे। तो बच्चों, जैसे वैभव ने बताया कि जो गेट एग्जाम है, मतलब उसमें जनरली वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करता है कि आपको थ्योरी आती है, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन उस थ्योरी को आप कैसे अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो भी आना चाहिए। और वो कब आता है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इसीलिए हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं हर के बाद जितने जो भी टॉपिक होता है उसके बाद हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपने आप करें। जैसे वेव ने एक गलती की कि वो उसको 2x की स्पीड पे देख लेते थे, उसको देखना नहीं है, पहले आपको खुद अपने आप से सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, उसके बाद आपको देखना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, विजय बैच का एक बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि वहाँ पर हम लोग थ्योरी पे फोकस नहीं करते, मैनली नए नए तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। अच्छा बेबा, एक बात और बताइए, जैसे बच्चों को ये होता है कि जब एक सब्जेक्ट उसने कंप्लीट की है और जब वो दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट करता है,
तो कुछ दिनों के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो पहली वाली सब्जेक्ट को भूल गया। तो किस तरह वो पहली वाली सब्जेक्ट को याद करे या कैसे रिवीजन करे, वो आप जरा बताइए। सर उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक तो शॉर्ट नोट्स। जैसे मैंने क्या किया था, शॉर्ट नोट्स 2 बार 3 बार में बनाए थे। शॉर्ट नोट्स पहले बनाए, फिर उसके बाद उसको दोबारा मतलब 6 महीने के बाद जब उसको दोबारा रिवाइज़ किया था तो दोबारा बनाया था, मतलब 2-3 फेज़ में बनाए थे शॉर्ट नोट्स। और रिवीज़न के लिए सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है, पार्ट टेस्ट। अगर मान लीजिए एक टेस्ट सीरीज़ का पैकेज कम पड़ रहा है तो एक और जगह का ले लें। मतलब ये रहेगा कि आपके पास इतना सोर्स रहेगा कि टेस्ट सीरीज़ मान लीजिए आपको अगर 2 महीने के बाद रिवीज़न करना है तो सीधा पार्ट टेस्ट उसके लगाएँ। पार्ट टेस्ट में इनफ क्वेश्चन रहते हैं कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक मेरे वीक पड़ रहे हैं। उस हिसाब से उसका रिवीजन कर सकते हैं और बाकी रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू तो बेस्ट रहता है। अगर सिर्फ नोट्स पलटते रहें तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। तो टेस्ट बेस्ट तरीका है और पीवाईक्यूज़। ओके, जो आप बता रहे हैं कि पीवाई को जितना करेंगे उससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स से क्या होता है, आपको रिवीजन बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो भैया एक बात और बताइए कि अगर किसी नए बच्चों को हम बोला जाए कि शॉर्ट नोट्स बनाए, तो जनरली उसको क्या लिखना चाहिए शॉर्ट नोट्स के अंदर, मतलब मेन मोटा मोटा पॉइंट क्या उसको लिखना चाहिए। सर जैसे मैंने क्या किया था कि शुरुआत में अगर फ्रेश में रहेगा तो क्या ही आइडिया रहेगा कि पेपर कैसा आता है, या कभी मैंने टेस्ट नहीं दिया या गेट एग्ज़ाम भी एक्चुअल नहीं दिया। तो मैं बस देखता था, उसमें से जो इम्पोर्टेंट रहते थे उनको नोट करता था, उसके जो इस्तेमाल थे वो नोट करता था और थोड़े एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देता था। फिर जब टेस्ट देता था उसमें कुछ गलतियाँ आती थी या बार-बार क्वेश्चन लगाते-लगाते, जैसे मशीन्स में एक लोड एंगल का निकालने का फ़ॉर्मूला होता है, हम्म। वोल्टेज के एंगल से कैसे लोड एंगल निकालते हैं डेल को। तो उसको मैंने बार-बार सॉल्व करते-करते उसका मैंने एक निकाल लिया था तरीका कि प्लस माइनस साई फाई, साई और फाई का डिफरेंस रहता है, आगे प्लस माइनस लगा देते हैं। तो वो फिर उसको मैंने नोट कर लिया वहाँ। फिर अगली बार अगर कभी शॉर्ट नोट्स या माइक्रो नोट्स बनाना रहा, तो उसको प्रॉपर लिखने से बेटर है सीधा मैंने लिख दिया डेल इज़ इक्वल टू प्लस माइनस साई फाई। तो फिर वो क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको याद भी रहता है। तो धीरे-धीरे करते-करते शॉर्ट नोट्स आपका काफ़ी कंसाइज़ भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। तो उसमें आपके सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट ही रहते हैं। ओके बेवो, आप ये बताइए कि अब आपकी तो टॉप 100 के अंदर रैंक आ चुकी है इलेक्ट्रिकल के अंदर, और आईएन में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब आप कोई पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, या आगे मास्टर्स करना चाहते हैं, या आगे जाकर आप बहुत हायर स्टडी यानी पीएचडी वगैरह परस्यू करना चाहते हैं। सर एक्चुअली इनिशियल तो मेरा यही प्लान था कि मुझे एमटेक करना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि मुझे पढ़ते-पढ़ते पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ गया था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल। बट जब मेरा ये प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था, जब 20th मार्च को ये स्टार्ट हुआ था, उसी के 10 डेज़ पहले पापा को मेरे हार्ट अटैक आ गया था। और फिर उधर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना पापा का तबीयत खराब था, उनका ऑपरेशन। तो उसके बाद से मतलब घर का मेरे ऐसा सिचुएशन है कि शायद मुझे एमटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर को भी थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल रखना है। तो उस वजह से मेरा अभी प्लान पीएसयू में जॉइन करने का है। ओके, तो बेवो आपने बताया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने देखा है जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को उससे ज़्यादा डर जो रहता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रहता है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको बिल्कुल छोटी से छोटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी इंडक्टर कैसे काम करता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में इतना डिटेल में कभी सोचते नहीं है एक एक इक्विपमेंट के बारे में, लेकिन वहाँ पर आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करनी आनी चाहिए, तो तब आपको बिल्कुल एक एक माइन्यूट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप एक बार ये भी बता दीजिए कि आपने पावर इलेक्ट्रिक की तैयारी कैसे की, और जिस बच्चों को इससे डर लगता है वो अपने डर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्री रिक्विजिट में तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा बहुत टिपिकल कैलकुलेशन तो नहीं आता है, बट ये है कि उसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा चाहिए है। एक ही तरीके का इंटीग्रेशन बार-बार आएगा, तो उस पे अच्छी खासी कमांड रहनी चाहिए। और दूसरा नेटवर्क भी चाहिए, जैसे इंडक्टर कैपेसिटर काम कैसे करता है। कई लोग ट्रांजिएंट इक्वेशन लिख देते हैं बट एक्चुअल उसकी वर्किंग नहीं समझ पाते हैं। जब हम्म। टिपिकल सर्किट आती है, जैसे कम्यूटेटर सर्किट आती है एससीआर की, तो वो लोगों को नहीं समझ में आता है उसका वेवफॉर्म कैसे बन रहा है। तो उस केस में नेटवर्क पे तो पहले अच्छे से कमांड करना चाहिए। और फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मतलब जितना उसमें एक-एक बारीकियाँ ध्यान देते हैं, तो वो अगर आप करने लगेंगे ना, तो एक मेंटली आपको खुद भी लगेगा कि मैं इतनी-इतनी छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स को लेके ध्यान दे रहा हूँ, तो अपने आप ही इंटरेस्ट जगा देगा। मेरे साथ यही हुआ था कि इसमें वेवफॉर्म बनाने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, कैलकुलेशन इसमें काफ़ी अच्छे लगते थे और इंटरेस्ट की वजह से ना तो मैं इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देने लगा था, तो इसमें मतलब धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली मेरा इंटरेस्ट बढ़ते चला गया था। ऐसा बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बट ये है कि उसको थोड़ा आराम से पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा उसके क्वेश्चंस को या उसके सारे डेरिवेशंस को। तो बच्चों, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि पावर इलेक्ट्रिक्स पढ़ाते वक्त कि आपको बहुत पेशेंस से डील करना होता है इस सब्जेक्ट को। वो सबसे बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सब्जेक्ट में जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे,
खुद अपने हाथ से वेव फॉर्म बनाना ड्रॉ करोगे और एक एक चीज़ों को आप समझोगे, अगर आपको ट्रांजिएंट वाला जो पार्ट है नेटवर्क का वो अच्छी तरह से आता है, तो आपको चीज़ें इतनी अच्छी समझ में आने लगेगी कि उसके बाद ही आपको रियल में लगने लगेगा कि यार मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक एक बारीकियां समझता हूँ। उससे यस पहले आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो वैभव, जैसे आपने बताया कि अब आपको शायद पीएसयू ज्वाइन करना पड़े और आप इससे पहले शायद एमटेक का मूड बना रहे थे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई पीएसयू ज्वाइन भी करते हैं तो 4-5 साल के बाद हर सब पीएसयू के अंदर आपको स्टडी लीव मिल जाती है और आप उसके बाद हायर स्टडीज़ पे जा सकते हैं। तो अगर आपका फोकस हायर स्टडी रहता है तो आप पीएसयू में जाने के बाद भी बाद में आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वैभव, आपने इतनी नॉलेज शेयर की। जो अभी हमारे नए बच्चे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हैं, आपने उनको गाइड किया कि कैसे वो गेट एग्जाम की तैयारी करें, कैसे उनको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कैसे वो कोर सब्जेक्ट को थोड़ा ढंग से डील करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। जो गलती आपने की है वो आगे वाला बच्चा नहीं दोहराए। ये बहुत अच्छी बात मेरे को लगी कि आपने बता दिया कि डीपीपी वगैरह को ऐसे 2x की स्पीड में नहीं देखना है, बल्कि आपको उसको खुद सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो वैभव, मेरी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आप जो भी चाहते हैं भगवान करे आपको सब चीज़ें दे। इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।